नमस्कार। अली खामनेई का अंतिम संस्कार का 6 दिन का सिलसिला शुरू हो रहा है और उस 6 दिनों के अंदर एक बड़ी आशंका बनी हुई है कि इज़राइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वो क्या करेगा और किस हद तक जाकर शरारत करेगा, वारदात करेगा, इसको लेकर अभी किसी भी तरह की कोई सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन इनपुट्स हैं कि वो कुछ करने वाला है और क्या करने वाला है, कितने दिन करने वाला है, इसका अनुमान हम लगाएंगे। हम असेसमेंट करेंगे कि क्या क्या गुंजाइश है, क्या क्या संभावना है और किस तरह से इज़राइल ये सब कर सकता है। अभी जो इंटेलिजेंस इनपुट ईरान के पास हैं, सूत्रों के मुताबिक रूस से मिले हैं और चीन से मिले हैं और इन इनपुट्स के मुताबिक इन 6 दिनों के कार्यक्रम में इज़राइल कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है और इन्हीं इनपुट्स के आधार पर मुज्तबा खामनेई को अपने पिता, अपनी पत्नी और अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में, अबोध बेटी के अंतिम संस्कार में जाने से रोक दिया गया है। इस 6 दिन के आयोजन में वो एक बार भी कहीं शरीक नहीं होंगे। इसके अलावा पूरे ईरान को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। ऊपर से किसी भी विमान के उड़ने की इजाज़त नहीं होगी। तीनों सेनाओं को सुपर अलर्ट पे डाला गया है, हाई अलर्ट पे, और इस पर नज़र रखेंगी कि किसी भी तरह की कोई भी हरकत हो तो एक्शन लिया जाए। डिप्लोमेसी के लेवल पे भी ईरान ने बहुत सारे इंतज़ाम किए हैं और जो हारमूज़ वाला और दूसरी चीज़ें थी उस पूरी बातचीत को ठंडा करके, वहाँ के तनाव को कम करके ऐसे हालात बनाए हैं कि ये 6 दिन का शोक का कार्यक्रम बगैर डिस्टरबेंस के पूरा हो जाए। परंतु इज़राइल की क्या तैयारियां हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान किस दिन किस हरकत को अंजाम दे सकता है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। दरअसल कुछ लोगों की रुचि इसमें भी होगी कि कार्यक्रम क्या होने वाले हैं 6 दिन तक। तो 6 दिन के कार्यक्रम में किस दिन क्या होने वाला है और उस दिन इज़राइल के लिए शरारत की गुंजाइश कहाँ दिखाई देती है, इसको हम साथ लेते हुए चलेंगे। 4 और 5 जुलाई को तेहरान में एक बहुत बड़ा इबादत स्थल है, ग्रैंड मुसल्ला। वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए रखा जाएगा। यानी जो लोग अपने लीडर को आखिरी बार देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, जिनको मौका मिलेगा, वो सब लोग 2 दिन ग्रैंड मुसल्ला में उनके दर्शन कर सकते हैं। ये वो दिन है जिस दिन सबसे बड़ी संख्या लोगों की रहने वाली है और कहा जा रहा है कि 5 करोड़ लोग, कुछ सूत्र कह रहे हैं 2 करोड़ लोग, कुछ सूत्र कह रहे हैं 10 करोड़ लोग ईरान के सड़कों पर होंगे और वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाएंगे। खुफिया सोर्सेस कहते हैं कि इस जगह पे ईरान किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगा, कोई हमला नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर इससे पहले ही विदेशी नेता पहुँच गए हैं। तो दुनिया भर के लीडर्स जब वहाँ पर होंगे तो वो कोई इस तरह की कार्रवाई करना नहीं चाहेगा। हालांकि दुनिया की ऐसी की तैसी वाली सोच के साथ काम करता है इज़राइल और उसने कभी किसी नैतिकता और दूसरी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा है। पर यह मौका ऐसा है कि इस वक्त अगर दुनिया के नेताओं के होते हुए वो कुछ डायरेक्ट अटैक करता है तो ये उन देशों पर भी अटैक माना जाएगा और ये इसलिए इज़राइल इससे परहेज कर सकता है। पर इन 2 दिनों में, बल्कि 3 दिन, तीसरे दिन का भी मामला है, इज़राइल के पास में एक मौका है। वो ये कि जब इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी होगी तो उसके बीच में भगदड़ या दूसरी न्यूसेंस वो पैदा कर सके।
इजराइल का पुराना रिकॉर्ड है, कासिम सुलेमानी के अंतिम संस्कार के दिन इसी ईरान में भगदड़ हुई थी और कई लोग मारे गए थे। इसलिए इस घटना को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। तीसरे दिन जो होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेहरान में एक बड़ा जुलूस निकलेगा उनके जनाजे का, जिसको इमाम हुसैन स्क्वायर से आज़ादी स्क्वायर के बीच में ले जाया जाएगा और नमाज जनाजा अदा की जाएगी। अब इन जगहों पर बहुत सारे इस्लामी गणराज्य के प्रतिनिधि और दूसरे नेता भी शामिल हो सकते हैं, पर इस जनाजे में अगर कुछ नेता रेजिस्टेंस फोर्स के भी जमा हुए या कुछ जमा हुए तो इजराइल यहाँ भगदड़ की कोशिश भी कर सकता है, और दूसरी कोशिश ये कर सकता है कि उसका जो पूरा का पूरा यहाँ इंटेलिजेंसिया लगा होगा वो इस बात की तसल्ली कर रहा होगा कि कौन कौन नेता आ रहा है, कितने हिजबुल्लाह के लीडर आ रहे हैं, कितने हमास के आ रहे हैं, कितने हूती के आ रहे हैं, या फिर ईरान के भी कौन कौन से सैनिक कमांडर वहाँ पे हैं और कौन कौन से नेता हैं, ताकि उनको ट्रैक रखा जा सके और उन पर नज़र रखी जा सके, उनको ट्रैक किया जा सके कि वो कहाँ जा रहे हैं और वापसी के बाद उनके ठिकानों का पता लगाया जा सके। तो ये एक ऑपरेशन हो सकता है। इसके अलावा टारगेटेड किलिंग का भी मौका हो सकता है। मान लीजिए हिजबुल्लाह का या हमास का कोई बड़ा नेता यहाँ शामिल होने आता है तो इजराइल मौका पाकर उसकी हत्या करने की कोशिश कर सकता है। इस बात के लिए इजराइल बदनाम है। तो ये तीसरा दिन जो है कई लिहाज से वल्नरेबल हो सकता है। 7 जुलाई को चौथा दिन कोम शहर है वहाँ पर एक, वहाँ पर पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा और वहाँ पर जो सीनियर शिया धर्मगुरु हैं वो श्रद्धांजलि देंगे और इस विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहाँ पे सबसे बड़ा कोम जो है धार्मिक शिक्षा का केंद्र है ईरान की, और आयतुल्ला खुमैनी जो सबसे बड़े वाले थे उन्होंने यहीं से अपने आंदोलन को वैचारिक आधार दिया और ये इस्लामिक गणराज्य की एक वैचारिक राजधानी माना जाता है। उस जगह की एक बड़ी वाइटल इंपॉर्टेंस है ईरान के लिए। ईरान के स्वाभिमान को अगर, जिसको कहते हैं ना कि मैं सभ्यता नष्ट कर दूंगा, इस जगह पे हमला करना एक उस तरह से हो सकता है। पर इस माहौल में फिर से कोई मिलिट्री स्ट्राइक वगैरह करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि चीज़ों को दूसरी तरह से हैंडल किया जाए। परंतु जितनी ज़्यादा जगहों पर मैं आपको बता रहा हूँ उसके साथ में एक फैक्टर मत भूलिएगा। वो फैक्टर ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जिस तरह से लगातार बातचीत चल रही है, पीस प्रोसेस चल रहा है, MOU साइन हो चुका है, और इस पूरी प्रक्रिया से इजराइल खुश नहीं है, क्योंकि ये शांति प्रक्रिया वहाँ नेतन्याहू के भविष्य के लिए खतरा है। जैसे जैसे तनाव कम होगा वैसे वैसे नेतन्याहू पे आरोप लगेंगे कि तुमने हासिल क्या किया, तुम किसी काम के नहीं हो और तुम कुछ नहीं कर पाए, ना ईरान का कुछ कर पाए, ना उसके परमाणु हथियार का कुछ कर पाए, हारमुज, बहुत सारी चीज़ें तैयार हैं और उसका इलेक्शन का टाइम है। इसीलिए वो लगातार पीस प्रोसेस को बिगाड़ने के काम करता रहा है। कभी हमला कर देगा, कभी कहीं बम गिरा देगा, ईरान का नाम लगा देगा, इस तरह की हरकतें वो करता रहा है। तो इस समय में वो अगर डिस्टर्बेंस करता है और गुस्से में ईरान इजराइल पे हमला करता है तो पूरी बातचीत को पटरी से उतारने का मौका मिलेगा। तो ये 6 के 6 दिन इस नज़रिए से इजराइल के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होने वाला है वो 5वां दिन, क्योंकि 5वें दिन वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि 5वें दिन ईरान के सुप्रीम लीडर और उनका परिवार जिसका निधन हो गया, उनकी पुत्रवधू मुस्तफा खामनेई की पत्नी, उनकी पोती यानी मुस्तफा की बेटी, दामाद, बहुत लोग मारे गए थे। तो इनको ले जाया जाएगा इराक में नजफ और करबला में इनके शव जाएंगे, यानी ये शव जाएंगे एक फ्लाइट के ज़रिए
और जो एयर स्पेस है उनका सिर्फ इस फ्लाइट के लिए ही खोला जाएगा। तो इसके हिसाब से वहाँ पर दो पक्ष आ रहे हैं। एक ये कह रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से हो सकता है कि इनके ताबूत को ना ले जाया जाए, इनको ना ले जाके खाली प्रतीकात्मक कर लिया जाए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो हो सकता है कि ईरान पूरी ताकत लगाए कि हम करें। तो ये क्या है, एक तो दूसरे देश का मामला है। इराक में बहुत सारे लोग उनके अपने हैं, कुर्द लोग हैं अमेरिका के। कुर्दों को याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे लेके ईरान में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए फंड किया था, लेकिन वहाँ रेजिस्टेंस फोर्स के लोग भी हैं इराक में जो खामनेई को मानने वाले हैं, वहाँ के शिया लोग। तो ऐसे में वहाँ पर एक गुंजाइश बन सकती है कन्फ्लिक्ट पैदा करने की, जो काम इजराइल कर सकता है और इन विमानों को भी टारगेट कर सकता है, क्योंकि विमानों को टारगेट करने से, सुप्रीम लीडर के शव को डिस्टर्ब करने से ईरान को हर हालत में युद्ध में कूदना पड़ेगा, क्योंकि ईरान का हर आदमी सड़क पे खड़ा हुआ है। यानी ये वो मौका है जो सबसे ज़्यादा इजराइल के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और इस जगह का काफ़ी महत्व भी है, क्योंकि इमाम हज़रत अली का यहाँ पवित्र मज़ार है और नजफ़ में ये पहले इमाम रहे हैं हज़रत अली, और करबला में इमाम हुसैन का रोज़ा है। और शिया परंपरा में दोनों शहर सर्वोच्च महत्व रखते हैं। आप इमाम हुसैन की शहादत पे मुहर्रम होता है, आप सब जानते ही हैं सारी चीज़ें। तो ये 5वां दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस पे एक चीज़ और भी है कि अगर आपने यहाँ डिस्टर्ब किया तो पूरी लोग कह रहे हैं कि पूरा शिया फोर्सेस जो है वो नाराज़ हो जाएंगे दुनिया भर के, क्योंकि उनका ये पवित्रतम स्थल है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र स्थल है उनके लिए। तो इजराइल उनको नाराज करना नहीं चाहेगा, लेकिन इजराइल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने बहुत सारे समय पे ऐसा किया है। दुनिया जानती है कि वहाँ पे वो जो कर रहा है गाज़ा में, उससे सब लोग खिलाफ़ हो जाएंगे, सारे शिया खिलाफ़ हो जाएंगे। आप ईरान के साथ जो किया, अली खामनेई का की जैसे हत्या की, उसको क्या फ़र्क पड़ा। तो यहाँ पर जो है ये मौका सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है, और क्योंकि ये दोनों बहुत सर्वोच्च धार्मिक महत्व रखने वाले शहर हैं, इसलिए इस जगह पर डिस्टर्बेंस की कोशिश इजराइल कर सकता है। पर इसके साथ एक चीज़ और भी है, और वो है आखिरी और छठा दिन। छठे दिन को मशहद में उनका अंतिम संस्कार होगा और इमाम रज़ा के पवित्र परिसर में उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ये जगह उनका जन्म स्थान है, वहीं उनका जन्म हुआ था, और सबसे महत्वपूर्ण शिया पर्यटन स्थल है इमाम रज़ा का हरम, जहाँ पर ये अंतिम संस्कार होना है। हरम का मतलब होता है पवित्र और रिस्ट्रिक्टेड स्थान। जो भारत में हमने सुना है कि हरम में महिलाएं रहती थीं, तो वो भी एक पवित्र रिस्ट्रिक्टेड स्थान है कि वहाँ महिलाएं रहती हैं, वहाँ जाना मत। और इसी तरह से जो बड़े धार्मिक स्थल होते हैं जहाँ लोगों की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो हरम कहलाते हैं। और इसीलिए जो मक्का और मदीना हैं उनको भी हरमैन कहा जाता है, यानी दोनों हरम हैं। ऐसी पवित्र जगह पे उनका अंतिम संस्कार होना है। अब ये जो दिन है ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो शिया दुनिया है उसके बहुत सारे लीडर और शिया रेजिस्टेंस फोर्स के लोग, हो सकता है हिजबुल्लाह के लोग वगैरह वगैरह वहाँ पर आएँ, और जब वो लोग वहाँ आएंगे तो ये इजराइल के लिए एक बढ़िया मौका होगा कि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सके और उनको नुकसान पहुँचा सके। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो एक चीज़ समझ में आती है कि जो 6 दिन हैं, इसमें शुरू के 2 दिन और तीसरा दिन मान लीजिए वो एक भगदड़ और दूसरी इस तरह के सोशल डिस्टर्बेंस की कोशिशें हो सकती हैं। बाद के मौके पे टारगेट किलिंग और दूसरी चीज़ों की गुंजाइश हो सकती है इजराइल की तरफ से। मकसद साफ है कि इजराइल किसी भी हालत में एक तो पीस प्रोसेस को डिस्टर्ब करना चाहता है, दूसरा वो ईरान को डिस्टर्ब करना चाहता है, और तीसरा ये है कि ईरान अगर गुस्से पे आ जाएगा तो सारी चीज़ें उसके मन के मुताबिक हो जाएंगी, और डोनाल्ड ट्रंप का पूरा ये पीस प्रोसेस का प्लान घुसा का घुसा रह जाएगा। तो जो भी है, इस वजह से ये कारण माने जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे अलर्ट है। यही वजह है कि मुस्तफ़ा खामनेई जब उनके पूरे परिवार, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके पिताजी
उनका भी अंतिम संस्कार हो रहा है, उसमें नहीं जा रहे हैं। एक सवाल मन में आता होगा, मेरे भी मन में आया था और मैंने लोगों से पूछा कि भाई एक बात बताइए, जब एक अली खामनेई थे, उन्होंने कहा कि साहब मैं मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं, शहादत सबसे बड़ी चीज़ है। जब ईरान के 9 करोड़ लोगों के पास में बंकर नहीं है तो मैं बंकर में क्यों छुपूं? तो उनके बेटे शहादत को क्यों नहीं चुन रहे हैं? वो क्यों अपने बंकर में हैं? वो क्यों अज्ञात स्थान पे हैं और अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा रहे हैं? तो क्या वो अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहे हैं? तो इस पे जो विद्वान हैं उनका कहना ये है, मैंने कुछ शिया विद्वानों से बात की, कि ये अपना कर्तव्य है देश के लिए। मुस्तफा खामनेई का रास्ते से हट जाना ईरान को कमज़ोर करेगा, तो निजी स्वार्थ के लिए देश को कमज़ोर कर देना भी कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि पहले बहुत सारे लीडर थे, अब मुस्तफा खामनेई के हटने के बाद ईरान में वैसी चीज़ नहीं रहने वाली है जो ABCDEF वाला मामला था। और रिजीम चेंज का जो अमेरिका का सपना है, मुस्तफा के ख़त्म होने के बाद वो और नज़दीक आ जाएगा, यानी अपना पिट्ठू अपनी जेबी सरकार बिठाना, जैसा कि वो दुनिया भर में करता है। उसको रोकने के लिए भी मुस्तफा का अंदर रहना ज़रूरी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जो घायल हैं, घायल होने के बाद अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं, उनको मनाही है और ऐसी ख़राब हालत में अगर उनको लाया जाए व्हील चेयर पर बिठा के या किसी तरह से, तो ईरान के लोगों के सामने एक नकारात्मक मैसेज जाएगा, इसलिए वो नहीं आ रहा है। बहरहाल जो भी है, एक पूरा विश्लेषण मैंने आपको दिया 360 डिग्री की, किस तरह के हालात हैं, किस तरह के खतरे हैं, किन खतरों के बीच में दुनिया भर के नेता वहाँ मौजूद रहने वाले हैं और इजराइल जैसे फोर्सेस किस तरह से वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले हैं। मोसाद वहाँ सक्रिय रहेगा, मोसाद के बहुत सारे एजेंट वहाँ भरे हुए हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से सरकार पलटने के लिए अंदरूनी विद्रोह हुआ, हथियार लेके घूम रहे थे मोसाद के पिट्ठू वहाँ पे, जिनमें से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।